अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस की वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपने साथ एक रजिस्टर रख लीजिएगा। तकरीबन 20 मिनट में आपके ले सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मुझे, मैं थोड़ी तफसील बताता हूं हर चीज़ की ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। इस सेशन के इब्तिदाई दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट्स बता चुका हूँ। आज इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद 7 चैप्टर्स के बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 2 चैप्टर इसके बाद रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 1 मंथ आपके पास आ जाए, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ाइनल तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो बेहतरीन अंदाज में कर सकें। चैप्टर नंबर 1, 2 पहले हो चुके हैं, उससे लिंक कर लीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। अच्छा, जिन्होंने वो मिस किया वो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आज भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये जो बुलेट्स हैं ये 3 तरह के बुलेट्स होंगे, सही है। न्यू बुक के ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर तो स्टेरिक लगे हुए इस तरह, तो जितने ज़्यादा स्टेरिक होंगे ये सेक्शन बी के लिए इम्पॉर्टेंट होते रहेंगे, सही है। यानी इस पूरे स्लाइड में आपको अनइम्पॉर्टेंट तो मिलेगा ही नहीं। और ये जो बुलेट होगा ये सेक्शन बी और सी दोनों में आ सकता है। और ये जो ट्रायंगुलर बुलेट होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन सी के लिए होगा। जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी अगर 3 हैं तो इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पहली फुर्सत में इसको कर लें। अगर 2 स्टेरिक या 2 बुलेट हैं तो इसका मतलब है ये मोर इम्पॉर्टेंट है, दूसरी फुर्सत में कर लें। और अगर एक बुलेट यानी ये वाला हो या ये वाला हो, ये दोनों 3 गिनती आप देखिएगा, नहीं 3 है या 2 है या 1 है, ये इम्पॉर्टेंट है, सही है। ये पूरे इस स्लाइड में ध्यान रखिएगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है, सही है। अगर कोई नोट्स फॉलो कर रहा है तो नोट्स में भी मार्किंग कर सकता है। बॉन्डिंग का ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन एक आने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। 1 शॉर्ट यानी सेक्शन बी क्वेश्चन और 1 लॉन्ग यानी सेक्शन सी क्वेश्चन, ये इसमें आने आना है। तो इसलिए चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी चैप्टर्स में भी आप अरेंजिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर कौन सा है जिसका दोनों सेक्शंस में हिस्सा हो। अच्छा, ये डिफरेंसेस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और पोलर नॉन पोलर बॉन्ड। डिफरेंस में कोशिश करेंगे आप लोग कि 3 डिफरेंस ज़रूर करें, क्योंकि देखिए इसमें सेक्शन बी में भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है और सेक्शन सी में भी। अगर सी सेक्शन में आएगा डिफरेंस का सवाल तो आप 3 डिफरेंस ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, ये नीचे भी कहीं आएगा तो आपको शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यह ध्यान रखना है कि डिफरेंस के जितने क्वेश्चन हो, अगर सेक्शन सी में तो 3 और अगर सेक्शन बी में हो तो 2 डिफरेंस आपको करने हैं। और इन डिफरेंस में डेफिनेशन का पॉइंट मस्ट है, डेफिनेशन मस्ट भी पॉइंट 1, यानी डिफरेंस का पॉइंट नंबर 1 जो हो वो डेफिनेशन का ज़रूर हो, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में मुकाबला है, कोई एक आ सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली फुर्सत में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPRT जिसको कहते हैं, इसका सवाल हर साल आता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये। तो ये तो पहली फुर्सत में घोल के पी लें, सेक्शन सी में आता रहता है ये हर वक्त, सही है। वैसे तो आपकी बुक में तकरीबन 8
8 के करीब जो है मॉलिक्यूल्स हैं जिनके शेप्स हैं, लेकिन मैंने 4 इंपॉर्टेंट तरीन जो मॉलिक्यूल निकाले हैं इसकी प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। अमोनिया की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और बेरिलियम क्लोराइड की। हाइब्रिडाइजेशन भी सेक्शन सी का इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कांटे का मुकाबला है, दोनों एक साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी। आप ये दूसरे फुर्सत में या साथ साथ पैरेलल में भी कर सकते हैं। इसमें sp और sp2 पहले कीजिएगा। sp3 को मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं निकाला है। इसके 3 होती हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 होती है, एक sp2 और एक sp। मैंने इम्पॉर्टेंट तरीके निकाले हैं sp3 और sp2 और sp2 जिसको ट्रायंगुलर कहते हैं और sp जिसको लीनियर कहते हैं। sp के ये 2 मॉलिक्यूल बेरिलियम क्लोराइड और इथाइन मॉलिक्यूल। अच्छा, ये बेरिलियम क्लोराइड उसमें VS EPRT में भी कवर कर देगा, और इथीन और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल ये sp2 के लिए। सही है। ये तो ऊपर जो थे ये तो आपको देख लिया आपने। इसके बाद ये जो 3 है ना, इसमें आप ये पहले कीजिएगा डाइपोल मोमेंट, इसकी डेफिनेशन, यूनिट्स और एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये रीज़न कम टॉपिक है थोड़ा, इसमें रीज़न भी कवर कर सकते हो सेक्शन बी के सवाल में, क्योंकि आगे मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट एंड जीरो डाइपोल, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी डाइपोल होती है, कुछ होते हैं ऐसे जिनकी नहीं होती है। तो आप उन मॉलिक्यूल्स को रीज़न के लिहाज से करेंगे और डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन, यूनिट्स जो डेबाई होती है, और एक्सप्लेनेशन इन मॉलिक्यूल्स की जिनमें डाइपोल हो या ना हो। सही है। उसके बाद ये 2 और 1 वाले एंड में आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें HCl मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का इस तरह आपको नज़र आएगा ये वाला, तो ये कर सकते हैं। ये उसके बाद सही है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता दिया इस चैप्टर का कि सबसे पहले इसमें VS EPRT हाइब्रिड मॉडल और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड ऑर्डर वाला टॉपिक और डाइपोल मोमेंट, ये 4 सबसे पहले कीजिएगा। लिक्विड्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 4 मैं पीछे करा चुका हूँ और चैप्टर नंबर 3 आज हो गया, 1 2 हो गया, तो ये लाइन से 1 से 5 हो गए। 6 और 12 सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे जो इंशाल्लाह मैं आपको तीसरी सीटिंग में, आखिरी सीटिंग में बता दूंगा। इस सेक्शन में इस चैप्टर में सेक्शन सी का कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ सेक्शन बी का कवर करेगा एक पार्ट। चैप्टर 5 की अहमियत थोड़ी कम है इस सेंस में कि सेक्शन बी आएगा इसमें, सेक्शन सी नहीं, तो इसलिए आप देख रहे हैं इसमें वो वाला बुलेट नहीं है जो सेक्शन सी को कवर करता है। इसमें 3 बुलेट वाला सरफेस टेंशन ये पहले कीजिएगा, ये नोट के तौर पे सवाल है, इसमें रीज़न भी होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन, यूनिट्स और अफेक्टिंग फैक्टर्स में टेम्परेचर वाला फैक्टर ज़रूर कीजिएगा। बाकी भी इसके फैक्टर्स काम के, लेकिन टेम्परेचर का अलग से स्पेशली पूछ सकता है कि टेम्परेचर बताओ बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है किसी लिक्विड की। ये पहली फुर्सत में कीजिएगा। फिर लिक्विड क्रिस्टल्स कीजिएगा पहली फुर्सत में। लिक्विड क्रिस्टल्स जिसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस। अच्छा, ये 2 in 1 क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, यूज़ आ जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, और इसका अगर डिफरेंस आ जाए लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मुकाबले में तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, यानी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये 2 अलग अलग मुमकिन सवालात हैं इस लिक्विड क्रिस्टल्स की बुनियाद के टॉपिक पर। अच्छा, इसमें ये जो होगा ना, अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंस तो 2 चीज़ों का, तो इसमें तो 3 होगा, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें आप 3 कॉलम बना के करेंगे। ये वाला अगर डिफरेंस आएगा तो आप इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, यानी एक हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल, एक हो जाएगा लिक्विड और एक हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 3 कॉलम बना के 2-2 डिफरेंस लिख देंगे तो वो कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी आमने सामने 3 टॉपिक्स की, यानी कभी 3, आगे भी एक चैप्टर जैसा आएगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड, उसमें भी कभी इस तरह आ जाए 3 चीज़ों का, तो 3 कॉलम आप अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की आंसर स्क्रिप्ट थोड़ी चौड़ी होती है, वाइड होती है, वो करके उसमें करेंगे। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ये सेकंड सीटिंग है। वांडरवाल फोर्सेस इसको कहते हैं, जिसमें डिस्पर्जेंट फोर्सेस होती हैं, जिसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। एक जो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है, ये वाली हेडिंग आपको मिलेंगी जहाँ ये इस टॉपिक का मतलब है। ये इसलिए भी देखें आपको मैं 2-1 मिनट लगाता हूँ कि आप लोग ढूंढें नहीं कि ये है कहाँ,
और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है 2 in 1 है। इन वांडरवाल फोर्सेस के अंदर भी ये कवर करेगा और ये खुद एक अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही वो सवाल दे दे कि इसकी डेफिनेशन और एप्लीकेशंस बताएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इसके अंदर जो है वो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पर होती है, इस तरह की एप्लीकेशन है। या वाटर जो है वो सरफेस पे से फ्रीज़ हो जाता है कोल्ड रीजन्स में और अंडरनीथ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में कायम रहता है। तो ये, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये 2 टॉपिक पहले और फिर बाकी के उसके बाद, सही है। अच्छा, नीचे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है। ख्याल है केमिस्ट्री के पेपर में डेफिनेशन स्प्लिट अंदाज में पूरे पेपर में कई होंगी, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के साथ भी जुड़ी हुई होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ भी। तो बज़ाहिर इसमें एक बुलेट है, लेकिन आप डेफिनेशंस को अहमियत दीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दें। यानी पहले तो वो करें जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होते हैं सेक्शन BC के, लेकिन डेफिनेशन लाइक क्वेश्चन भी अहमियत के हामिल होते हैं उन लोगों के लिए जो माशाल्लाह A1 और गुड A1 लेना चाहते हैं। डेफिनेशन जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट निकाली है मैंने, ये देख लें आप। वेपर प्रेशर है, एवोपरेशन है, कैपिलरी एक्शन है। मैं मदद करता हूँ कौन सी पहले करें, कैपिलरी एक्शन की पहले कीजिएगा, सही है। और ये लेटेंट हीट वाली जो है, इसमें लेटेंट हीट की सब्लिमेशन वाली पहले कीजिएगा, बाकी डेफिनेशन उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर हो गए आज की तारीख के, लेकिन 3 पहले करा चुके हैं, टोटल 5 हो गए। इसीलिए देखिए पार्ट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप कहेंगे पार्ट 1 कहाँ गया, क्योंकि काफ़ी सारे आपको ऐसे यूट्यूबर और टीचर मिलेंगे जो बस इम्पॉर्टेंट जल्दी जल्दी बता देंगे, कहेंगे भाई ये ज़रूर आएगा, टारगेट पेपर है। लेकिन देखें मैं तफसील बताता हूँ कि स्टूडेंट इसको अवेल करे और इसके देखें इसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि कोई रिस्क फैक्टर कम हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये आप अगर फॉलो करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, तो आप आगे प्रीलियम पेपर होंगे कॉलेजों के मुख्तलिफ, बोर्ड का पेपर तो होगा ही माशाल्लाह आप लोगों का, तो देखिएगा कि इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर टकराएंगे क्वेश्चंस। केमिकल इक्विलिब्रियम सेक्शन B और C दोनों का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन इसमें जो सेक्शन C का है ये 50-50 चांस वाला क्वेश्चन है। ये बॉन्डिंग में तो आने ही है लॉन्ग, ये देखिए 50-50 चांस, यानी जिसमें सेक्शन B भी हो सकता है, C भी टीचर पे जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नाम है, मज़ेदार से एक चैप्टर था। इसमें सबसे पहली फुर्सत में 2 टॉपिक कीजिएगा, एक लॉ ऑफ मास एक्शन Kc की डेरिवेशन के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कहते हैं, और एक ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इसकी अमोनिया की सिंथेसिस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के साथ। ली शैटलियर्स की एक्सप्लेनेशन मत कीजिएगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में स्टेटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, सही है। ये ख्याल रखिएगा कि नो एक्सप्लेनेशन। कुछ स्टूडेंट्स में परेशान रहते हैं कि सर बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, कुछ नोट्स कोचिंगों के बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन के बगैर। लेकिन अमोनिया का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें आप देखेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन कवर हो रही होगी, इसलिए ये 2 in 1 टॉपिक हो जाता है जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आती है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, सही है ना। इसके बाद अब Kc की एक एप्लीकेशन 2 थी, प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट एंड डायरेक्शन, जिसमें Kc वैल्यू लार्ज, Kc वेरी स्मॉल, या कंपैरेटिव रेशो कि उसकी Qc से बड़ी वैल्यू है छोटी, वो 2 एप्लीकेशन होती हैं, ये अगली फुर्सत में। बाकी 2 टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ओनली डेफिनेशन, नो डिस्क्रिप्शन नथिंग, क्योंकि इसके साथ इसका न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट की तो सिर्फ डेफिनेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें एक ग्राफ है कि कंसंट्रेशन किस तरह डिक्रीज़ होती है जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने वाला होता है और किस तरह इंक्रीज़ होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो तो ये। लेकिन बॉटम लाइन लॉ ऑफ मास एक्शन ली शैटलियर जल्द से जल्द पक्का। अच्छा, इन दोनों में मुकाबला है, दोनों टॉपिक एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन आप प्रिपरेशन दोनों की करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ Kc की तरफ जाएंगे, जिसमें 2 एप्लीकेशन है, एक्सटेंट और डायरेक्शन। इसके बाद एक हल्का सा चैप्टर है, 9-10 में भी आप लोग पढ़ते थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें सेक्शन B कवर होगा, सेक्शन C का इसमें सवाल नहीं है, सेक्शन B। अच्छा, ये अगला भी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें भी सिर्फ आपको सेक्शन B मिलेगा, एक साथ ही लिख लें, इसमें भी सेक्शन B है, इसमें भी सेक्शन B है, दोनों में।
इसमें आप सबसे पहले करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट कि आपको एक इसमें लिखा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको इस तरह कोई इक्वेशन दे देगा, आपको ये पिक करना होगा कि इसमें एसिड और कॉन्जुगेट एसिड या बेस और कॉन्जुगेट बेस का पेयर कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करने में इसको एक तरह का ITQ कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। वो अगर आप पिक करेंगे तो ये बहुत आसान अच्छा सा सवाल होता है। ये पहले कीजिएगा। फिर उसके बाद बफर सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, इसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये नहीं कि चॉइस में छोड़ देंगे बफर कौन है। तो बफर कैपेसिटी, इसमें डेफिनेशन दोनों की, और फिर बफर की एप्लीकेशंस, जैसे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इसकी होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती हैं, ये सारी एप्लीकेशंस इसकी। कम से कम 3 एप्लीकेशन कीजिएगा, ज़्यादा हैं अगर तो आप छोड़ सकते हैं, यानी 3 से कम मत कीजिएगा। सही है। ये पहली फुर्सत के 2 हो गए। pH POH डेफिनेशन लाइक है, लेकिन इसके बाद न्यूमेरिकल जुड़ जाता है, जैसे अभी पीछे बताया था। इसके साथ आमतौर पर न्यूमेरिकल चला जाता है, और जो पीछे मैंने लिखा नहीं लेकिन ज़बानी बोला था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी न्यूमेरिकल साथ चला जाता है। सही है। तीसरी फुर्सत में फिर ये कर लीजिएगा, लुईस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, जो हम 9-10 में भी पढ़ते थे। तो ये हल्का चैप्टर है, निस्बतन छोटा चैप्टर भी है, लेकिन इसकी अहमियत रहेगी कि इसमें से सेक्शन बी में एक सवाल ज़रूर आना है, यानी एक क्वेश्चन सेक्शन बी में ज़रूर आना है। और जो पीछे गुजरा है उसमें मैंने लिखा नहीं, साइड पे आप लोग लिख लें। जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है उसमें सेक्शन बी और सी दोनों में एक एक सवाल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बुलेट अगर आप लोगों को याद हो, देखा हो आपने या नोट किया हो, तो उसमें बुलेट जो है 50-50 वाला था। तो सेक्शन बी और सी में दोनों में आ गया तो एक एक हो जाएगा। अगर सेक्शन बी में अकेला आया तो फिर एक आएगा, फिर एक उसका न्यूमेरिकल आएगा। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी एक छोटा चैप्टर है, इसमें सेक्शन बी का एक पार्ट कवर होगा और साथ में एक न्यूमेरिकल। सही है, यानी एक क्वेश्चन इसका सेक्शन बी में आ जाएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये घोल के पी लें, बहुत से ज़्यादा चांस है इंशाल्लाह कि ये ज़रूर आएगा। इसमें फैक्टर्स हैं तकरीबन 5 फैक्टर्स हैं, वो पाँचों के पाँचों कीजिएगा बहुत पक्के। इसमें इंपॉर्टेंट निकालना थोड़ा रिस्की होता है कि कौन सा फैक्टर सर पहले कर लें, लेकिन मैं अपने तौर पे बता देता हूँ। लेकिन कीजिएगा पाँचों। देखिए पहले लिखा है 5 फैक्टर, फिर इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत हेक्टिक लग रही हो तैयारी के, बाकी 5 सब्जेक्ट भी हैं, तो उस सूरत में टेम्परेचर सबसे पहले कीजिएगा, सरफेस एरिया और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पहले कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी आप करते रहें। 2 और बचेंगे, एक रेडिएशन बच जाएगा और एक कंसंट्रेशन बच जाएगा। सही है। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन ज़्यादा हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा इन चारों में। फिर ये वाला कीजिएगा, कैटालाइसिस क्लासिफिकेशन इसकी होती थी, होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, या बायो जिसको एंजाइम्स कहते हैं कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस, ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के एक एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर कीजिएगा, इसमें एग्ज़ाम्पल के साथ करना होगा आपको डेफिनेशन। तो ये 2 पहले करें, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में एक एनर्जी डायग्राम होती है, कैटालिस्ट यूज़ जब होता है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। उससे मुराद है वो कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी डायग्राम, यानी जिसमें इस तरह का एक कर्व बना होगा। आप लोगों ने अगर तैयारी की हुई है अच्छी, ऐसा ये जो है कर्व, ये कैटालिस्ट के बगैर और ये कैटालिस्ट के साथ, इसकी प्रैक्टिस। लेकिन पहले ये 2, फिर ऊपर की डेफिनेशंस। और अच्छा ख्याल है, केमिस्ट्री के पेपर में एक डेफिनेशन का क्वेश्चन अलग से आता है 4 मार्क्स का सेक्शन बी में। उसमें चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11, इनकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। चैप्टर नंबर 10, 11 2 रह गए, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स है। इसमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सवाल जो है सेक्शन सी और बी दोनों में आ सकता है, लेकिन इसमें सेक्शन बी का ज़्यादा रहता है मामला।
एहतियातन आप करेंगे सेक्शन सी के तौर पे, क्योंकि ये वाला बुलेट आ रहा है इसमें जो 50-50 का बुलेट है, सही है। तो इसमें आप दोनों सेक्शन की तैयारी करें, लेकिन सेक्शन बी का ज़्यादा आने का चांस है, सेक्शन सी का कम। लेकिन अगर आया तो ये वाला सेक्शन सी का उम्मीदवार बनेगा जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डिस्क्रिप्शन है। अच्छा ख्याल है इसमें ग्राफ आपको नई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राफ इसका होना चाहिए उसूलन, नई बुक में नहीं है। यानी 2024 का जो एडिशन आया है ना इस साल का, उसमें ग्राफ नहीं है, बिल्कुल जो न्यू बुक आई है, क्योंकि पिछली बुक में भी एडिशन किया एडिट किया है, यानी जो 2023-24 के लिए आई है उसमें ग्राफ नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा है कि ग्राफ आप करें। सर मिलेगा कहाँ से हमें? PDF अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप 2023 वाली बुक से उठा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन लाजमी करनी है। इसके बाद जो है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस, सही है। उसके बाद अच्छा राउल्ट लॉ जो है, कुछ स्टूडेंट देख के कहेंगे सर ये तो आया था 2023 में, तो ये एक एवरग्रीन सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट निकाला। लेकिन 2 बुलेट हैं, जब आप 3 वाले सारे बुलेट कर लेना, देखिए तैयारी का एक गाइडलाइन भी दे दूँ, इस पूरे लिस्ट में जो 3 बुलेट वाले हैं, चाहे सेक्शन सी के और चाहे सेक्शन बी के, वो पहले कर लें, फिर 2 बुलेट पे जाएं उसके बाद, सही है। और एक और मशवरा दे दूँ, सेक्शन सी को ज़्यादा भारी हाथ रखिएगा, क्योंकि सेक्शन सी डिसाइसिव होता है। सेक्शन सी जो है ना बहुत डिसाइसिव है, क्योंकि इसके अंदर चॉइस बहुत नैरो है, 3 में से 2 सवाल करने होते हैं और ए बी पार्ट भी होते हैं। एक पार्ट अगर खुदा न खास्ता अटका तो सब सेक्शन गया, जबकि इसमें जो है आपको 10 करने 14 में से, चॉइस बहुत है। तो पहले सेक्शन सी के क्वेश्चन जो बुलेट है ना वो घोल के पहले पीजिएगा। देखिए मैं आपको गाइडलाइन भी दे रहा हूँ, इसलिए आपको लगा होगा कि 20-22 मिनट तो हो गए, लेकिन फ़ायदा आपका, सही है। आखिरी है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसकी बुनियाद पे आज का तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 चैप्टर रह जाएंगे। यानी मैक्सिमम मैंने आपको तकरीबन 90% का इम्पॉर्टेंट पहुंचा दिए। यानी कि आप जो स्टूडेंट अपनी केमिस्ट्री को वाइंड अप करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, दे कैन ट्रस्ट मी और इसको फाइनल मूड में पहुंचा सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री आखिरी चैप्टर नहीं है, इसके बाद 12वां भी है, तो एक 6 और एक 12 मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन पढ़ाने में रखा हुआ है अपना कि 6 और 12 बाकी है मेरे, तो वो इंशाल्लाह आपको कोशिश होगी कि जल्द से जल्द दे दूँ। इसमें हेसेस लॉ, अच्छा इसमें न्यूमेरिकल भी प्लस साथ में जाता है, तो इस वजह से ये 2 in 1 पर्पज़ है कि सेक्शन सी में भी जा सकता है, बी में भी। यानी इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में और एक जो है वो सेक्शन बी में, दोनों में आना चाहिए। लेकिन अभी 2023 का पेपर अगर आप खोलेंगे तो दोनों सेक्शन सी में आ गया था। इट इज़ मोर अनलाइकली, क्योंकि इतना हेल्दी चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इसमें जो बॉर्न हैबर साइकिल है ना उसकी वजह से उसने सेक्शन सी में दे दिए इसके दोनों सवाल। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा 2024 में कि इसका एक पार्ट सेक्शन बी में जाएगा और एक सी में, बाकी टाइम विल टेल। तो इसमें पहले हेसेस लॉ करें, फिर ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाली डेरिवेशन करें, सही है। उसके बाद जो है डेफिनेशंस या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट निकाला है मैंने, ये दोनों पहले और उसके बाद होते हैं। इस पर तीसरा इसलिए लगा दिया कि 3 बुलेट थे। हेसेस लॉ में इसकी एप्लीकेशंस भी ज़रूर कीजिएगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वो। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक डेरिवेशन है, अगर आप लोगों ने पढ़ी भी हो, इस तरह से इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन होगी इसमें। ये दोनों पहले कर लें, उसके बाद होते हुए अच्छा इस चैप्टर में से डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन को कवर करना है तो बता दूँ आज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, इन चैप्टर की डेफिनेशन ज़्यादा आने का चांस रहता है। लेकिन इसके स्टैंड बाई में अगर आप जाएंगे, स्टैंड बाई के डेफिनेशन सर एहतियातन और बता दें जिसमें से कवर हो जाए हमारी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना पूरा डेफिनेशन का है, 1 पार्ट डेफिनेशन क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, तो उसमें 1, 5, 9, 11 की तो डेफिनेशन जो स्लाइड में नज़र आई वो सारी जो उस पर मार्किंग करके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पहले कर लें, सही है। इसके बाद कम इम्पॉर्टेंट में चांस रहता है फिर चैप्टर नंबर 10 का और चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज बता दूं उसमें से एक डेफिनेशन आ सकती है। बाकी चैप्टरों में से डेफिनेशन का कम चांस है। ये हो गया आपका मंजरनामा। तो उम्मीद है कि ये आज का इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और
ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार है, वो भी जल्द से जल्द ले आऊँ। और मैथ्स का एक पार्ट मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, फ़िज़िक्स का भी, वो ज़रूर सर्च आउट कीजिएगा, कैचअप कीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।